हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PYQs स्टॉपर। तो देखिए, हम लोग IBAC IO का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जहां पे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग दोनों को अलग अलग वीडियोस में देख रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग 20 फरवरी आपका जो शिफ्ट 3 था उसके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इनका तरीका देखेंगे कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा कम से कम समय लगे। देखिए, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो 3 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था और तीनों दिन 3-3 शिफ्ट में हुआ था। तो इसके टोटल आपके 9 सेट्स बन रहे थे, जिसमें से हमने 8 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये आपका 9वां सेट है 20 फरवरी शिफ्ट 3, जिसका मैथ्स वाला सेक्शन हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो ये आपका आखिरी वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपको आने वाले जो आपका एग्ज़ाम है उसमें मिलने वाले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, यहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है। अगर लिंक नहीं क्लिक हो रहा है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जहाँ पे आपको इनकी जो PDF है वो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। और एक चीज़ देखिए, इसका मैं आपको एक एनालिसिस भी देने वाला हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन चैप्टर्स को हम अपनी प्रायोरिटी पे रखेंगे, ताकि वो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आसानी से हम एग्ज़ाम के टाइम पे कर सकें। देखिए, क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर होते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है तो जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग आपका 90% जो भी पेपर होता है वो आपका प्रीवियस ईयर ही होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, तो इनको एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ़ अ मिरर इज़ प्लेस्ड ऑन द लाइन XY, विच ऑफ द आंसर फिगर इज़ द मिरर इमेज ऑफ द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, जहाँ पे लाइन XY इस तरफ खींची हुई है फिगर के राइट साइड में, और यहाँ पे लाइन XY पे हमने एक मिरर रखा है। तो इस फिगर का हमें मिरर इमेज बताना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। मैंने बताया है कि मिरर के पास में जो एलिमेंट सबसे नज़दीक होगा, मिरर के जो सबसे नज़दीक होगा वही मिरर इमेज में सबसे नज़दीक बनेगा, वही सबसे पहले बनेगा। देखिए, यहाँ पे P है और P कैसा हो जाएगा मिरर इमेज में, ये आपका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, N भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सीधा बना हुआ है तो ये भी मिरर इमेज में उल्टा बनेगा। देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे P क्या है, सीधा है, तो इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे P और N दोनों के दोनों उल्टे हैं, तो यही हमारा मिरर इमेज बनता है P और N का। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अभी 2 ऑप्शन और बचे हैं, तो इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, N यहाँ पे क्या है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे नहीं बना हुआ है। जैसे इधर बना था वैसे ही मिरर इमेज में भी बन गया है, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी देखिए, ये जो P है ये पहले आना चाहिए था, जैसे ऑप्शन B में है, तो उस तरीके से भी ये एलिमिनेट हो रहा था। फिर देखिए, यहाँ पे P जो है इसकी पोजीशन तो ठीक है और मिरर इमेज भी P का जो है ठीक है, लेकिन N देखिए यहाँ पे सीधा ही बना हुआ है, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा एक ही ऑप्शन और वही हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म का है। देखिए, हम लोगों ने सिलोगिज्म की ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये आप लगाइए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप इसका सोल्यूशन देखिए। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। स्टेटमेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, ऑल पैरट्स आर डक्स। तो जितने भी यहाँ पे पैरट्स हैं वो सब के सब क्या हैं, आपके डक्स हैं। तो हमने पैरट्स का एक एलिमेंट बना लिया, तो यहाँ पे जितने भी पैरट हैं इनको हम डक्स के अंदर बंद कर देंगे। तो देखिए, डक्स ये आपका बाहर वाला हो जाएगा। जितने भी यहाँ पे डक्स हैं उसके अंदर क्या आ जाएंगे, पैरट्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे पैरट्स क्या हैं, डक्स हैं। लिखा है दूसरा स्टेटमेंट, नो डक इज अ काइट। कोई भी डक जो है वो काइट नहीं है। तो यहाँ पे हम काइट का एलिमेंट बना लेंगे और यहाँ पे शो कर देंगे कोई भी डक आपका काइट नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट, ऑल फॉल्कन्स आर काइट्स। जितने भी आपके फाल्कन्स हैं वो क्या हैं, काइट्स हैं। तो सारे के सारे फाल्कन्स काइट्स हैं, तो काइट्स के अंदर ही आपके क्या आ जाएंगे, फाल्कन्स आ जाएंगे। तो ये हमने ऐसे बना लिया। देखिए, कंक्लूजन पढ़िए। लिखा है, सम फाल्कन्स आर पैरट्स। कुछ फाल्कन जो हैं वो
पैरट्स हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे डक्स हैं उसके अंदर ही आपके पैरट्स आते हैं, और डक्स जो हैं वो आपके काइट्स नहीं हो सकते हैं, और काइट्स के अंदर ही आपके फाल्कन आते हैं। तो यहाँ पे पैरट और फाल्कन्स में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी कोई भी फाल्कन्स जो हैं आपके वो पैरट्स जो हैं वो नहीं हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करेगा। देखिए अगला कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो काइट इज अ पैरट, कोई भी काइट पैरट नहीं है। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डक्स और काइट में रिलेशन दिया हुआ था कि जो जितने भी डक्स हैं और जितने भी काइट्स हैं ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, मतलब आपके जो डक्स हैं वो कभी काइट नहीं हो सकते हैं, और आपके जो पैरट्स हैं वो डक्स के अंदर ही हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि कोई भी पैरट, कोई भी जो काइट है वो पैरट नहीं हो सकती। तो ये कंक्लूजन हमारा एकदम सही है। देखिए तीसरा कंक्लूजन, नो पैरट इज़ अ फाल्कन, तो कोई भी पैरट फाल्कन नहीं है, ये भी आपका सही हो जाएगा। लिखा है चौथा कंक्लूजन, सम काइट्स आर पैरट्स, कुछ काइट्स जो हैं वो पैरट्स हैं। जी नहीं, कोई भी काइट आपके पैरट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये डक्स के अंदर हैं। तो ये भी आपका कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल दो ही कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस में कुछ फिगर दिए हुए हैं, और इनमें से बताना है कि कौन सा फिगर ऑड है ना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, तो यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो एक लाइन से लिखे हुए हैं, है ना। बी ऑप्शन में 3 लेटर्स एक साइड हैं और 2 लेटर्स जो हैं वो एक साइड हैं। कॉर्नर्स पे जो हैं एक साइड में आपके 2 लेटर्स लिखे हुए हैं कॉर्नर्स में, और यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो एक सीधे लाइन में लिखे हुए हैं। ऐसे ही एक साइड में देखिए ऑप्शन सी में एक साइड में 3 लेटर्स लिखे हुए हैं और एक साइड में 2 लिखे हुए हैं। ऐसे ऑप्शन डी में देखिए 3 लेटर्स एक साइड में और 2 लेटर एक साइड में, है ना। तो यहाँ पे ऑड वन आउट आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ़ ए मीन्स डिवीजन, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स प्लस एंड डी मीन्स इनटू, देन ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे इन लेटर्स की जो साइन है उनको रिप्लेस कीजिए, यहाँ पे लिखिए और इसको कैलकुलेट करके बताना है कि ये कितना आएगा। देखिए 32, सी की जगह पे प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस लगेगा, फिर 19, बी की जगह पे माइनस आएगा तो हमने माइनस लिख लिया, इसके बाद 44 लिखा हुआ था, फिर ए की जगह पे आपका डिवीज़न आएगा और 11, डी की जगह पे आपका इनटू आएगा और ये आपका 2। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 32 और 19 आपका कितना हो जाएगा, आपका 51 हो जाएगा, माइनस 44/11 और गुणे में 2। देखिए 11 चौक 44 और 4 दूनी 8, तो 51 माइनस 8 आपका बचेगा ये 43। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप जो यहाँ पे लेटर्स हैं उनके साइन को पुट कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन फिगर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्यूब को खोल के दिया हुआ है और इनको जब फोल्ड करेंगे तो इन ऑप्शंस में से कौन सा आपको क्यूब मिलने वाला है ये पूछा है। देखिए यहाँ पे सी के अपोजिट कौन होगा, ए, और बी के अपोजिट कौन होगा, ई, और डी के अपोजिट आपका एफ होगा। देखिए अल्टरनेट पे जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए सी के अपोजिट आपका ए, बी के अपोजिट आपका ई और डी के अपोजिट आपका एफ जो है वो मिलना चाहिए। इसका मतलब सी और ए, अगर हम क्यूब के 3 साइड्स को देख रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन से अगर क्यूब को देख रहे हैं तो ए और सी कभी एक साथ में नहीं दिखेंगे, और बी के अपोजिट ई है तो बी और ई एक साथ कभी नहीं दिखेंगे अगर हम केवल 3 फेस देख रहे हैं। ऐसे ही डी और एफ एक साथ नहीं दिखेंगे अगर हम 3 साइड्स देख रहे हैं। तो अपोजिट होने का ये मतलब होता है। देखिए पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो पहले ऑप्शंस में आपका ए और सी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये इसके अपोजिट होना चाहिए। ए अगर ऊपर है तो सी जो है वो नीचे होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन डी सी ई, तो यहाँ पे आपको डी सी ई देखिए अपोजिट वाला कोई नहीं मिल रहा है, मतलब ये आपका हो सकता है आंसर। देखिए तीसरा ऑप्शन ए डी बी, तो देखिए ए डी बी मतलब इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट वाला नहीं मिल रहा है,
तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होगी। चलिए ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ए बी ई, तो बी और ई क्या होने चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर बी ऊपर है तो ई नीचे आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा आसानी से। बाकी इन दो क्वेश्चन, ये जो दो ऑप्शन हैं आपके पास बच गए हैं, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, ए के लेफ्ट में आपका डी है ना, और ए के राइट में आपका एफ है। तो ए जो है, ए के लेफ्ट में हमेशा कौन आएगा, डी। और देखिए ऑप्शन सी को ध्यान से देखिएगा, ए के राइट में आपको डी दिया हुआ है, जबकि ये लेफ्ट में होना चाहिए। मतलब ए जो है, अगर ए के इस साइड अगर यहाँ पे ये जो छुपा हुआ है यहाँ पे डी होना चाहिए, ना कि इधर। तो देखिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ए के लेफ्ट में हमेशा डी आएगा, यहाँ पे राइट में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमने ऐसे एलिमिनेट किया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए आपका एक ऑप्शन बच गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी सी ई है, तो डी आपका ये है, सी ये है और ई ये है। देखिए ई के लेफ्ट में कौन आएगा, डी। तो देखिए यहाँ पे ई के लेफ्ट में डी है ना, और सी के राइट में कौन है, ई। तो देखिए सी के राइट में ही आएगा आपका ई। ऐसे ही डी के आपके राइट में कौन आ रहा है, देखिए डी के राइट में कौन आ रहा है, सी। तो यहाँ पे डी के राइट में कौन है, सी। तो ऐसे भी आप इसको देखिएगा कौन किसके लेफ्ट या राइट में होगा, तो उससे भी उस बेसिस पे भी आपको ऑप्शन दे सकता है। तो ये इन दो ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी। आई होप ये क्लियर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया हुआ है, और पहले का जो दूसरे के साथ संबंध है वही हमें बताना है कि तीसरे का चौथे के साथ वही संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। देखिए ए बी सी, तो ए की पोजीशन जो होती है, लेटर्स जो हमारे होते हैं 26, उसमें 1, और बी की पोजीशन होती है 2, सी की पोजीशन आपकी 3 होती है। फिर देखिए एच जी एफ, तो एच की पोजीशन आपकी 8 होती है, जी 7 और एफ आपका 6। देखिए यहाँ पे 1 से 8 हुआ है, मतलब +7 यहाँ पे हो रहा है। ऐसे ही 2 से 7 हुआ है, मतलब यहाँ पे +5 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस आपका 3 हो रहा है। देखिए एक्स वाई जी, तो जेड आपका देखिए एक्स आपका 24 होता है, वाई आपका 25 और जेड आपका 26। ये आपको पोजीशन जो है वो याद होनी चाहिए। मैंने बताया भी है कई बार। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। इजॉटी की मदद से आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए 24, 25, 26, तो पहले हम इसमें जोड़ेंगे 7, तो ये आ जाएगा आपका 31। लेकिन 31 तो कोई लेटर होता नहीं है, तो देखिए 26 के बाद ये 5 ज़्यादा है, तो 5वें पे कौन आता है आपका, ई। ऑप्शन देखिए एक ही ऑप्शन ई से स्टार्ट हो रहा है, बाकी जो है वो अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, और हमारा जो आंसर होगा वो ई से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मार्क कीजिए और एग्ज़ाम में आगे बढ़िए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़िए। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए इसमें इस बार हम 5 जोड़ेंगे, तो ये आएगा 30, और 26 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 30। तो 4 देखिए किसकी पोजीशन होती है, डी की, तो ई के बाद डी। ऐसे ही अब यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, तो ये आएगा 29, और 26 + 3 आपका 29 होता है। तो 3 की पोजीशन पे क्या होता है, सी। तो ई डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, विमल इज शॉर्टर देन विक्रम एंड टॉलर देन राकेश। तो यहाँ पे जो विमल है वो विक्रम से छोटा है, लेकिन राकेश से जो है वो लंबाई में बड़ा है। देखिए ये आपके अगर विमल हैं, तो विमल किससे छोटा है, विक्रम से, तो विक्रम जो है इसके पहले आएगा, है ना। इनको हम अरेंज कर रहे हैं इनकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इधर मैक्सिमम हाइट होगी और इधर लेस हाइट होगी, तो इस ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। देखिए विमल के पहले विक्रम लिखा है मैंने, मतलब विक्रम जो है वो विमल से लंबाई में क्या है, बड़ा है। क्या कहा था, विमल इज़ शॉर्टर देन विक्रम, मतलब विक्रम क्या है, विमल से बड़ा है, तो इसको हमने लिख लिया। एंड टॉलर देन राकेश, जो विमल है वो राकेश से टॉल है। तो देखिए राकेश इस तरफ आ जाएंगे, है ना। फिर आगे पढ़िए, लिखा है रवि इज़ शॉर्टर देन विनय एंड टॉलर देन विक्रम। रवि जो है वो विक्रम से लंबाई में बड़ा है और विनय से छोटा है। तो देखिए विक्रम के इधर कौन आ जाएगा, रवि, क्योंकि रवि जो है विक्रम से क्या है, टॉलर है ना। और ये रवि जो है वो विनय से छोटा है, तो विनय आपका रवि के पहले आ जाएगा। फाइंड द
थर्ड टॉलेस्ट पर्सन। तो देखिए थर्ड टॉलेस्ट आपका कौन होगा, 1 2 3, तो ये आपके विक्रम आ जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस की हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किशोर, अक्षय, स्वपन, अतुल, वरुण एंड हर्षित आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग एक राउंड टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक राउंड टेबल बना लेंगे और 6 लोगों की पोजीशन इसमें दर्शा देंगे। देखिए मैंने बताया था कि 2 केस एक साथ लेके चलिएगा, अगर एक गलत होगा तो दूसरे में उसको हम सही कर लेंगे। देखिए 6 लोगों को बिठा दीजिए, तो 6 लोगों को हम कुछ ऐसे राउंड टेबल के चारों ओर बिठाते हैं और ये देखिए जो 6 लोग हैं वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो अगर ये सबके सब सेंटर की ओर देख रहे हैं तो देखिए इनका राइट इधर होगा और लेफ़्ट इस तरफ होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बैठा है तो इसका राइट आपका इस तरफ होगा और लेफ़्ट इस तरफ होगा, है ना। खुद को यहाँ पे अज्यूम कीजिए और अपना राइट और लेफ़्ट देख लीजिए। देखिए आगे कह रहा है वरुण इज टू द राइट ऑफ किशोर हु इज़ अपोजिट अतुल। तो वरुण जो है वो किशोर के दाहिने की तरफ है ना। और हु किसके लिए आया है यहाँ पे, किशोर के लिए। जो हु है यहाँ पे वो किशोर के लिए आया है। हु इज़ अपोजिट अतुल। तो देखिए किशोर जो है वो अतुल के अपोजिट है। तो मान लीजिए किशोर यहाँ पे बैठा है तो अतुल जो है ये इसके अपोजिट यहाँ पे बैठा होगा। देखिए क्या कह रहा था, वरुण इज़ टू द राइट ऑफ किशोर। तो राइट देखिए किशोर का राइट ये होगा तो वरुण यहाँ पे कहीं बैठा होगा। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखिए आगे कह रहा है स्वपन इज़ नीदर नेक्स्ट टू अक्षय नॉर हर्षित, और कह रहा है हर्षित इज़ अपोजिट वरुण। तो देखिए वरुण की पोजीशन हमें पता है तो वरुण के अपोजिट में कौन आएगा, हर्षित आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया हर्षित, वरुण के सामने हर्षित है और ये आपका अतुल है। देखिए कह रहा था स्वपन इज़ नीदर नेक्स्ट टू अक्षय नॉर हर्षित। तो देखिए हर्षित यहाँ पे बैठा है तो स्वपन यहाँ पे नहीं बैठेगा क्योंकि ये हर्षित के बगल में नहीं बैठ सकता है। तो स्वपन कहाँ बैठेगा, आपका स्वपन यहाँ पे बैठेगा। इसके अलावा एक ही पोजीशन खाली बची थी। देखिए 5 लोग बैठ चुके हैं, बचा कौन है, अक्षय। तो अक्षय यहाँ पे बैठ जाएगा। पूछा क्या है, हु इज़ टू द राइट ऑफ हर्षित। तो देखिए अगर हर्षित यहाँ पे बैठा है और इस सेंटर की ओर देख रहा है तो खुद को यहाँ पे अज्यूम कीजिए आपका राइट किधर होगा, इस तरफ, और लेफ़्ट इधर होगा। तो हर्षित के राइट में कौन बैठा है, तो हर्षित के राइट में अक्षय बैठे हैं। देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म का फिर से आया हुआ है। तो चलिए स्टेटमेंट्स पढ़िए और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए स्टेटमेंट 1 कह रहा है सम मिरर आर नॉट ग्लासेस। कुछ मिरर जो है वो ग्लास नहीं है। तो देखिए ये निगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये सब यहाँ पे ये अगर मिरर का एलिमेंट है आपका, ये जो पूरा ये सर्कल बनाया है ये मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है और मान लेते हैं यहाँ पे ये ग्लासेस का कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे भी बन सकता है आपका कि यहाँ पे कुछ मिरर जो हैं वो ग्लासेस नहीं हैं, या इसको दूसरी तरीके से कहेंगे कि कोई भी मिरर ग्लास नहीं है। और देखिए इसका एक और बन सकता है, कैसे, देखिए क्या कह रहा है कि कुछ मिरर जो हैं वो ग्लास नहीं है। तो देखिए ये मिरर है और कुछ एलिमेंट अगर हम इसमें मिला दें ग्लास का तो देखिए यहाँ पे ये वाले तो हैं आपके कॉमन हैं मिरर और ग्लासेस, तो कुछ यहाँ पे ग्लासेस हैं और बाकी जो बच गए हैं वो नहीं हैं, है ना। आई होप दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखिए ऑल ग्लासेस आर स्ट्रॉन्ग। तो जितने भी यहाँ पे ग्लास हैं वो क्या हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो सारे के सारे ग्लास जो हैं आपके स्ट्रॉन्ग हैं। तो जितना भी आपका पूरा सर्कल जो है ग्लास वाला वो स्ट्रॉन्ग के अंदर आ जाएगा। लिखा है तीसरा स्टेटमेंट सम स्ट्रॉन्ग आर फ्रेजाइल। तो देखिए कुछ स्ट्रॉन्ग जो हैं वो क्या हैं, फ्रेजाइल हैं, है ना। तो ये हमने इसको ऐसे दर्शा दिया। देखिए ये जो फ्रेजाइल वाला है वो आपका कुछ ऐसे भी बन सकता है ना। ये आपका कुछ ऐसे भी बन सकता है। तो ये दोनों केस आप ध्यान रखिएगा। देखिए कंक्लूजन पढ़िए। पहला कंक्लूजन सम मिरर्स में बी ग्लासेस। कुछ मिरर जो हैं वो ग्लासेस हो सकते हैं। तो देखिए
इस वाले में तो नहीं है, लेकिन इस वाले में पॉसिबिलिटी बन रही है। और यहाँ पे कहा है मे बी, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी का केस है, तो ये जो कंक्लूजन है वो सही हो सकता है। यहाँ पे क्या है, मे बी ग्लासेस, तो हाँ हो सकते हैं। देखिए दूसरा कंक्लूजन, सम ग्लासेस आर फ्रेजाइल, कुछ ग्लासेस जो हैं वो फ्रेजाइल हैं। तो देखिए मैंने बताया था अगर इसको आप हटा दें तो यहाँ पे देखिए सम ग्लासेस फ्रेजाइल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्लास और फ्रेजाइल का रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्रेजाइल वाला एलिमेंट आपका कुछ ऐसे बन जाए, तो हम कहेंगे कि सम ग्लासेज आर फ्रेजाइल, लेकिन इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ था, तो हम कहेंगे कि ये पूरी तरीके से कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जैसे कंक्लूजन पहला था, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें मे भी लगा दिया था तो ये हमारा सही हो गया था। इसमें कहा है सम ग्लासेस आर फ्रेजाइल, तो ये आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इस केस में ये कंक्लूजन हम गलत मानते हैं। फिर तीसरा कंक्लूजन, ऑल मिरर्स आर स्ट्रॉन्ग, जितने भी मिरर हैं क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। तो देखिए ये आपका फिर से गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ मिरर जो थे वो ग्लासेस नहीं थे। तो देखिए यहाँ पे कुछ ही मिरर की पॉसिबिलिटी है कि वो स्ट्रांग हों, सारे के सारे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमसे कहा था सम मिरर आर नॉट ग्लासेस, कुछ एलिमेंट जो हैं आपके मिरर्स के वो कभी भी ग्लास नहीं हो सकते हैं, और सारे के सारे ग्लास क्या थे, स्ट्रांग थे। तो ये आपका जो कंक्लूजन है ये गलत हो जाएगा। देखिए चौथा कंक्लूजन, सम मिरर्स आर फ्रेजाइल, कुछ मिरर जो हैं वो फ्रेजाइल हैं, तो ये भी आपका एक पॉसिबिलिटी बनेगा, पूरी तरीके से सही नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपका जो है पहला कंक्लूजन पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन डी आपको मिल गया, कंक्लूजन वन ओनली फॉलो, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में देखिए पॉसिबिलिटी के केस सब थे, लेकिन जो आपके 3 स्टेटमेंट नीचे वाले थे इसमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि ये होगा ही होगा, पॉसिबिलिटी सब में बन रही थी, लेकिन अगर दोनों केस बनते हैं कि हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, तो उसको हम क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। तो यहाँ पे आपका केवल पहला ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आपको नंबर्स का सेट दिया हुआ है और इनमें से बताना है कि कौन सा ऑड है ना। देखिए 43, 47, 55, तो देखिए आपका 43, 47, 55, आप देखना चाहें तो यहीं पे देख लीजिए। देखिए 43 से 47 हुआ है, मतलब इसमें 4 ऐड हुआ है, फिर 47 से 55 हुआ है, मतलब 8 ऐड हुआ है। देखिए 4 ऐड हुआ है, फिर 8 ऐड हुआ है। ऐसे ही ऑप्शन भी देखिए, यहाँ पे 11, 4, 15 और 15 और 8 23 है ना, 11, 15, 23, तो ये आपका 4 ऐड हुआ है, फिर आपका 8 ऐड हुआ है, जैसे ऑप्शन ए में हो रहा था। देखिए ऑप्शन सी 31, 35, 43, तो यहाँ पे देखिए 31 + 4 35, 35 और 8 आपका 43। देखिए ऑप्शन डी देखिए, मतलब ये तीनों क्या हैं, सिमिलर हैं, तो यही हमारा ऑड वन आउट होने वाला है। देखिए क्यों, 13 + 4 तो आपका 17 हुआ, और 17 में हमने जब 12 जोड़ा है तब 29 हुआ है। हम कितना जोड़ रहे थे, 8, इन तीनों में हम 8 जोड़ रहे थे, और यहाँ पे आपका 12 जुड़ा हुआ है, तो यही ऑप्शन जो है आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा। देखिए ये लिखा है 6, 5, 20, 8, 9, 56, 3, 7 और आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए 20 को देख के आपको थोड़ा इसके फैक्टर ध्यान आने चाहिए। 20 को हम ले सकते हैं 5 × 4, 5 × 4 = 20, यहाँ पे 5 भी दिया हुआ था तो हमने इसको लिख लिया 5 × 4। फिर देखिए यहाँ पे 56 को 56 को लिख सकते हैं 7 × 8, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर 6 में मैं 1 कम करूँ तो मुझे 5 मिलेगा। देखिए 6 में अगर 1 कम करूँ तो 5 मिलेगा, और 5 में 1 कम करूँ तो मुझे 4 मिलेगा, और इन्हीं को गुणा करके यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है। ऐसे ही दूसरे में देखिए 8 में 1 कम करूँगा तो 7 मिलेगा, 9 में 1 कम करूँगा तो 8 मिलेगा, इन्हीं का गुणा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा,
3 में 1 कम मतलब 2 और 7 में 1 कम मतलब 6 और 6 दूनी 12 आपका यहाँ पे आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए ये नंबर बड़ा था, 6 5 11 करते, 8 9 17 करते, 3 और 7 10 करते, है ना। तो ये देखिए 6 5 11 करके हम इसके पास नहीं पहुंच रहे थे, मतलब ये किसी का मल्टीप्लिकेशन ही लिखा होगा। तो ऐसे इसको हमें देखना है। आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज़। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए डिवीज़न बी मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे पूछा है हाउ इज के रिलेटेड टू एन। तो देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका कोडिंग के फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। जे डिवीज़न के, तो देखिए डिवीज़न का मतलब है कि जो ए है वो बी की पुत्री है ना। ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी की पुत्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे जो है वो के की पुत्री हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी जे। देखिए जे डॉटर है तो जे को हम सर्कल में बंद कर लेंगे, फीमेल को हम सर्कल में बंद कर देते हैं। और ये किसकी बेटी है, ये के की आपकी बेटी है। देखिए के को हमने यहाँ पे ऊपर दर्शा दिया, जनरेशन का एक गैप होगा, है ना। देखिए के माइनस एल, तो माइनस का मतलब है ए जो है वो सिस्टर है बी की। देखिए जो के होगी यहाँ पे के होगी वो सिस्टर होगी किसकी, के जो होगी वो सिस्टर होगी एल की। तो देखिए के और एल इधर आपका आ जाएगा। ये तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे के और एल क्या है, सिबलिंग है। तो सिबलिंग को हम इसके सामने ही लिखेंगे और एक लाइन से इसको दर्शाएंगे। देखिए आगे एल प्लस एम, प्लस का मतलब ए इज़ द फादर ऑफ बी, जो ए है वो फादर है बी का। देखिए एल फादर हो जाएंगे किसके, एम के। तो एल फादर है मतलब इनको हम स्क्वायर में बंद कर लेंगे, मेल को हम स्क्वायर में बंद कर लेते हैं। एल जो है फादर है एम का, तो एम जो है इसका बेटा या बेटी हो जाएगा। देखिए एम इंटू एन, तो इंटू का मतलब है ए जो है वो भाई है किसका, बी का। तो एम जो हो जाएगा वो एन का भाई हो जाएगा। देखिए भाई है मतलब ये मेल है, मेल को हम स्क्वायर में बंद कर लिए और भाई है तो एन जो होगा इसके सामने एक लाइन से इसको दर्शाएंगे। देखिए एन के बारे में हमें जेंडर अभी नहीं पता है। लिखा है देन हाउ इज के रिलेटेड टू एन, जो के है वो एन से कैसे रिलेट कर रहा है। तो देखिए जो के है वो एन का कैसे रिलेट करेगा। देखिए एन के पिताजी हैं एल और एल की जो सिस्टर हैं वो कौन है, के। मतलब हमारे पिताजी की जो सिस्टर होती हैं वो हमारी आंट होती हैं, है ना, हमारी बुआ जी होती हैं। तो ये पैटर्नल आंट हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है ए बी सी कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, द कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 70% मार्क्स। तो देखिए ए बी सी कंपनी है जिसने डिसाइड किया है एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट को अपॉइंट करने का। तो उस कैंडिडेट के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है। पहला कह रहा है ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विथ 70% मार्क्स, तो कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए और उसका ग्रेजुएशन है जो है वो किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा। बी बिटवीन 25 एंड 40 ईयर्स ओल्ड एज ऑन 01/01/2020, 1 जनवरी 2020 को उसकी आयु जो है वो 25 और 40 के बीच में होनी चाहिए। लिखा है तीसरा मस्ट हैव कंप्लीटेड CFA एंड FRM। CFA ये आपके कोर्स हैं, तो CFA और FRM आपके उसके पास होने चाहिए। इसका कोर्स जो है उसका कंप्लीट होना चाहिए, है ना। फिर चौथा कह रहा है हैव नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक R, SQL, WO एक्सेट्रा। तो इसको कम से कम 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। फिर देखिए आगे कह रहा है द फॉलोइंग एक्सेप्शंस अप्लाई। कुछ एक्सेप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला कह रहा है इफ़ अ कैंडिडेट मीट्स ऑल अदर क्राइटेरिया एक्सेप्ट 4 अबव। तो जो चौथा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला, अगर ये इसके पास नहीं है तो कैंडिडेट विल बी रिफर टू मैनेजर। तो कैंडिडेट को मैनेजर के पास रिफ़र किया जाएगा। देखिए दूसरा एक्सेप्शंस आपसे क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट हुज एज इज़ मोर देन 40 ईयर्स विल बी रिफर टू द जनरल मैनेजर।
तो अगर कैंडिडेट जो है वो 40 साल के ऊपर है तो उसको रिफ़र किया जाएगा जनरल मैनेजर के पास। देखिए यहाँ पे आशीष इज़ वर्किंग एट सिटी बैंक फॉर 5 years नाउ। ही वॉज बॉर्न ऑन 5 फरवरी 1992। ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज CFA एंड FRM। देखिए CFA और FRM उसके पास है, मतलब ये वाली जो है वो क्राइटेरिया क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। और देखिए वो कब पैदा हुआ था, तो ये 1992 में जो है जन्मा था। देखिए 1992 से लेके 2020 तक आपके कितने साल हो जाएंगे, तो ये आपके 8 और 20 28 साल हो जाएंगे, मतलब इसकी एज भी 25 और 40 के बीच में है। ये भी आपका क्राइटेरिया मीट कर रहा है। देखिए आगे, ही हैज़ डन सर्टिफाइड कोर्सेज ऑन आर प्रोग्रामिंग एंड SQL फ्रॉम उद्यमी, है ना। तो देखिए इसके पास जो है नॉलेज है 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो देखिए ये भी आपका फॉलो कर रहा है चौथा वाला क्राइटेरिया। ही डिड हिज BCom ऑनर्स फ्रॉम HIJ कॉलेज एंड स्कोर्ड 80% मार्क्स। तो देखिए उसका जो ग्रेजुएशन है वो क्या है, BCom है, और इसने 80% मार्क्स सिक्योर किए हैं, मतलब पहला वाला भी ये मीट कर रहा है। तो पूछा है व्हाट डिसीजन शुड बी टेकन अबाउट दिस कैंडिडेट, तो इस कैंडिडेट के बारे में क्या डिसीजन लिया जाएगा। देखिए ये चारों क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आपको लेटर्स की एक सीरीज दी हुई है, जहाँ पे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए GXB, तो इनकी हम लिखेंगे पोजीशन। देखिए G की पोजीशन होती है 7, X की पोजीशन आपकी 24 और B की पोजीशन आपकी 2। फिर आपका JVD है, तो J की पोजीशन आपकी 10, V की पोजीशन 22 और D की पोजीशन 4। ऐसे MTF, तो M की पोजीशन 13, T की पोजीशन 20 और F की पोजीशन 6। PRH, तो P की पोजीशन 16, R की पोजीशन 18, H की पोजीशन 8। देखिए आपको इनकी पोजीशंस बिल्कुल अच्छे से रट जानी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट कोडिंग से लिखते हुए आसानी से और जल्दी जल्दी इसको कर पाएंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो इनको याद कर लीजिएगा। इससे 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले हुए हैं, तो आपका समय ही बचेगा अगर आप इसको याद कर लेते हैं। बाकी आप लोग पेपर में लिख भी सकते हैं ABCD, फिर उनकी पोजीशन भी देख सकते हैं वहाँ से, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7, 3, 10, 3, 13 और 3, 16। तो 16 में 3 और जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 19, और 19 पे कौन होता है S। देखिए 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। फिर देखिए 24 में 2 कम हुआ 22, 22 में 2 कम हुआ 20, 20 में 2 कम हुआ 18, तो 18 में 2 कम होगा, कितना आ जाएगा 16, और 16 पे आपका होता है P। देखिए एक ही ऑप्शन बचा, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखना चाहें तो देखिए, वरना आगे बढ़िए, है ना। 2 + 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 10 पे आपका होता है J। तो यहाँ पे B हमारा राइट आंसर हो गया था, SPJ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का फिर से आ गया। देखिए लिखा है विच ऑफ द आंसर फिगर्स इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट साइड में हम मिरर रखते हैं तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ये हमसे पूछा है। देखिए मिरर के सबसे पहले नज़दीक जो कौन है, ये आपका साइन ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मिरर इमेज में यही बनेगा। तो देखिए ऑप्शन 3 आपके सिमिलर हैं और ये आपका ऑड है ना। ये वाला जो सिंबल है ये सबसे पहले बनेगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। बाकी देखिए ई सबसे पहले बनेगा और ये उल्टा हो जाएगा, फिर ई, सी, आई और डी ये सब क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इनका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये ई बनेगा, फिर ये आपका सी बनेगा, फिर ये आपका आई बनेगा और फिर ये आपका डी बनेगा, है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन ECIB ये लाइन से यहाँ पे लिखा हुआ है और ये इनका मिरर इमेज भी दिया हुआ है। और देखिए ये वाला सिंबल, तो इसका मिरर इमेज आपका एकदम सही बना हुआ है। यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा हो सकता है। देखिए यहाँ पे ECID डी को देखिए, तो डी जो है वो सेम बना हुआ है ना, ये इसका उल्टा हो जाना चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एस को देखिए, तो एस यहाँ पे
वैसे का वैसे बना हुआ है, जबकि एस को कुछ ऐसा बनना चाहिए जैसे फिगर ए में बना था। तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बचा एक ही, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम इसी तरीके से करेंगे और बड़ी ही आसानी से जो हमारा आंसर है सही उसको ढूंढ लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द क्वेश्चन गिवन बिलो इज फॉलोड बाई 2 आर्ग्यूमेंट्स नंबर्ड 1 and 2. You have to decide which of the arguments is a strong argument and which is a weak argument. Give answer. तो देखिए यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बेस पे आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तो कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है ये हमें बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन ये पहली बार इस शिफ्ट में दिखा है, बाकी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन हमको नहीं दिखे हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन है। देखिए आईबी का कोई भरोसा नहीं कि आप पूछ ले, आपके सिलेबस में है तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है शुड रोबोट्स रिप्लेस एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस मिशन। क्या रोबोट्स को रिप्लेस कर देना चाहिए, किसको, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशन में। तो जो भी हमारे स्पेस मिशन होते हैं उनमें कौन जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना। तो इन एस्ट्रोनॉट्स को रोबोट्स के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है ना। तो देखिए आर्गूमेंट क्या कह रहा है, यस दिस विल सेव द प्रीशियस लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। जी हाँ, रिप्लेस कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स की जो कीमती लाइफ है उसको बचाएगा, है ना। अगर हम ह्यूमंस की जगह पे रोबोट्स को भेजेंगे तो ह्यूमंस की जो जान का खतरा होता है ना, वो क्या होगा, बच जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग जो है आर्गूमेंट हमें दिख रहा है कि जी हाँ ये हम कर सकते हैं। देखिए दूसरा, नो दिस विल मेक स्पेस मिशंस मोर एक्सपेंसिव। कह रहा नहीं, ये स्पेस मिशन जो होते हैं उनको और ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देगा। देखिए जितने भी हमारे स्पेस मिशंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ये पहले ही क्या हैं, एक्सपेंसिव हैं, है ना। ये पहले से ही एक्सपेंसिव हैं और रोबोट को अगर बनाएंगे तो थोड़ा इसमें कॉस्ट और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इस पर इफ़ेक्ट डालेगा, पहले से ही एक्सपेंसिव हैं और अगर थोड़ी कीमत और बढ़ जाएगी रोबोट बनाने में तो इतना ज़्यादा इसके बजट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है, आर्गूमेंट है, वो क्या है, वीक है, क्योंकि हमारे जो स्पेस मिशंस होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो देखिए पहला स्ट्रांग है और दूसरा आपका वीक है, तो कौन सा आपका बन रहा है, देखिए ओनली आर्गूमेंट 1 इज स्ट्रांग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है एमंग 5 पर्सन्स सनी, स्वाति, सौम्या, सुरभि एंड सपना, स्वाति वाज एल्डर टू सौम्या बट यंगर टू सनी। तो जो स्वाति है आपकी वो बड़ी है किससे, सौम्या से। तो सौम्या को हमने स्वाति के बाद लिख लिया, बट यंगर टू सनी, और जो स्वाति है वो सनी से छोटी है, तो सनी को हम स्वाति के पहले लिख लेंगे। ये हमने दिखाया है कि सनी सबसे बड़ा है, फिर स्वाति उससे छोटी है, फिर स्वाति से छोटी कौन है, सौम्या। फिर देखिए आगे, सुरभि वाज एल्डर टू सनी, हु वाज एल्डर टू सपना, हु वाज नॉट द यंगेस्ट। तो देखिए सुरभि जो है वो सनी से बड़ी है, तो देखिए सनी से बड़ी है तो सुरभि इसके आगे आ जाएगी, है ना। कह रहा है सनी एल्डर टू सनी, हु वाज एल्डर टू सपना। तो देखिए जो सनी है, सुरभि वाज एल्डर टू सनी, हु वाज एल्डर टू सपना। तो जो सनी है वो सपना से क्या है, बड़ा है। और कह रहा है सपना हु वाज नॉट द यंगेस्ट। तो जो सपना है वो यंगेस्ट नहीं है और सपना से बड़ा कौन है, सनी। तो देखिए सपना कहीं सनी के बाद आएगी और सौम्या के पहले आएगी। क्यों, क्योंकि जो सपना है वो यहाँ पे नहीं हो सकती है, सबसे यंगेस्ट जो है वो नहीं हो सकती। तो सपना सनी के बाद में और सौम्या के पहले कहीं यहाँ पे आएगी। स्वाति और सपना के बीच में नहीं पता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। पूछा है हु एमंग देम वाज द यंगेस्ट। तो देखिए सबसे यंगेस्ट कौन यहाँ पे दिख रहा है, सौम्या। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 55 एंड द LCM इज 110 देन व्हाट आर द 2 नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे 11 और 55, तो इनका जो HCF होना चाहिए वो 55 होना चाहिए।
HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा आपका 11। फिर ऑप्शन बी में भी आपका जो HCF है 11 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और जो 55 आने वाला है वो ऑप्शन डी में ही आने वाला है। HCF क्या होता है ये मैंने बता रखा है। देखिए 55 को हम लिखेंगे 55 गुणे 1 और 110 को लिखेंगे 55 गुणे 2। तो देखिए कौन सा जो है कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा मिल रहा है? 55। तो ये 55 जो है वो आपका HCF हो जाएगा। तो ये केवल ऑप्शन डी में ही मिल रहा था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आपको एक लेटर्स की सीरीज दी हुई है, तो इसमें बताना है कौन सा गलत यहाँ पे लिख गया है। चलिए देखते हैं। DWI तो इनकी हम पोजीशन लिख लेंगे। D आपका 4, W आपका 23 पे होता है, I 9 और K आपका 11। देखिए ये इनकी पोजीशन अगर आपको पता है तो आप बड़ी जल्दी से इनको लिख पाएंगे। देखिए H आपका 8, U आपका 21, M 13 और L आपका 12। देखिए L आपका 12, S आपका 19, Q आपका 17 और M आपका 13 है ना। तो इसको हमने लिख लिया। फिर P आपका 16, Q 17, U 21, N 14। फिर इसमें देखिए T 20, O 15, X आपका 24 और O आपका फिर से 15। देखिए 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, मतलब इसमें जो गैप है वो 4 4 का आपको दिख रहा है। तो ये सब में है ना। फिर देखिए यहाँ पे 23 माइनस 2, 21 माइनस 2 19, 19 माइनस 2 17 और 17 माइनस 2 15। तो यहाँ पे भी जो गैप है वो सिमिलर है। फिर देखिए 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21 और 21 4 25 होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? 24। तो ये हमारा रॉन्ग मिल रहा है। देखिए 11 12 13 14 15। तो ये भी आपका सही है। कौन सा गलत था यहाँ पे? ये वाला गलत था। मतलब ये जो टॉक्सो यहाँ पे लिखा है ये क्या होना चाहिए था? ये आपका टोयो होना चाहिए था, है ना, TOYO। तो टॉक्सो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो टर्म है वो गलत लिखा हुआ है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर रोम्बस रिप्रेजेंट्स ऑथर्स। तो देखिए यहाँ पे ये रोम्बस है, ये ऑथर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट्स पोएट्स, जो सर्कल है ये पोएट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स एक्टर्स, जो ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है ये एक्टर्स को दिखा रहा है। पूछा है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट्स पोएट्स हु आर नीदर एक्टर्स नॉर ऑथर्स। तो यहाँ पे कौन सा लेटर है जो पोएट्स को तो दिखा रहा है लेकिन वो ना एक्टर हों और ना ही ऑथर हों। तो देखिए सर्कल के अंदर आपके कौन से थे? पोएट। तो पोएट में देखिए ए जो है वो ना ही ऑथर में है। देखिए ए वाला जो एलिमेंट है वो ना ही ऑथर में है और ना ही एक्टर्स में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये थे हमारे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, हमने इनको किया अच्छे से, है ना। आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन मैंने दिए हैं ये अच्छे लग रहे होंगे। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बीच पहुंचाइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। बाकी देखिए हमारे जो 9 सेट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा एनालिसिस का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमने सेट्स किए हैं जो आपका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि उनको हम प्रायोरिटी देके उनको पहले पहले कर लें। इसके अलावा मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज एक मैराथन क्लास भी दूंगा, जहां पे हम कुछ सिमिलर क्वेश्चंस देखेंगे और उनकी एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उन्हीं सिमिलर क्वेश्चंस की, ताकि हमारे अगर इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैथ्स और रीजनिंग में जो आपके 40 क्वेश्चन बनते हैं 40 नंबर के, तो ये 40 नंबर आपके कहीं ना जाएं। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।